कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो पूछती है कि उसे समझ नहीं आता कि युनसुंग आखिर कब फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा। वो सोचती है कि इतने लोग मॉन्स्टर्स हंट करके मिलियंस कमा रहे हैं और युनसुंग अब भी एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहा है। लेकिन युनसुंग के लिए ये बस एक छोटा काम नहीं था, क्योंकि वो साथ में सीख भी रहा था और काम भी कर रहा था ताकि आखिरकार फ्यूचर में एक स्टोर खोल सके। युनसुंग और उस लड़की के बीच थोड़ी और क्वारल जैसी बहस चलती रहती है और आखिरकार लड़की का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है और गुस्से में सोडा सीधे युनसुंग के चेहरे पर उड़ेल देती है। उसके नजर में उस लड़के की जिंदगी में सक्सेसफुल होने का कोई पॉइंट ही नहीं था। उस पल युनसुंग लोनलीनेस और गहरी मेलैंकोली महसूस करता है। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त से रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है। दोस्त गुस्से में कहता है कि उसकी हरकतें देखकर हैरानी होती है। क्या सच में वो अब किसी रिच आदमी से शादी करने वाली है सिर्फ इसीलिए कि उसने थोड़े समय के लिए अब्रॉड में पढ़ाई की थी? युनसुंग कहता है कि वो दोनों हाल ही में इस पर बात कर चुके थे कि कैसे उसके गर्लफ्रेंड को हंटर्स के साथ कई ब्लाइंड डेट्स के लिए इनवाइट किया जा रहा है। युनसुंग समझता है कि उसकी एक्स उसे इनडायरेक्टली यही जताना चाह रही थी कि वो अपने दोस्तों के बीच उस पर ब्रैग भी नहीं कर सकती। अचानक एक जोरदार आवाज होने पर युनसुंग तुरंत मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है। फिर अगले ही पल ऐसा लगता है मानो वहां किसी ब्लास्ट जैसा धमाका हो गया हो और वो ब्लास्ट दोनों दोस्तों को सीधे जमीन पर पटक देता है। कुछ सेकंड बीत जाते हैं और युनसुंग को समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है, उसकी आंखों के सामने एक डरावना फ्रैक्चर उभरता है। उसे याद आता है कि खबरों में उसने कभी ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं सुना था, न किसी ने कहा था कि फ्रैक्चर इमर्ज हो सकती है। वो शॉक में डूब जाता है क्योंकि फोरकास्टर्स तक को इस क्रैक के बारे में कुछ पता नहीं था। युनसुंग तुरंत अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है कि अगले ही मिनट मॉन्स्टर्स यहां आ सकते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक ह्यूमनॉइड शार्क पहले ही फ्रेश प्रे की गंध सूंघ चुका था। युनसुंग उलझन में पड़ जाता है कि भागे या लड़े, क्योंकि उसके लिए अपने दोस्त को अकेला मरने के लिए छोड़ना नामुमकिन था। उसके मन में आता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे पूरी ताकत लगाकर अपने दोस्त कम भाई की रक्षा करनी ही होगी, और वो डिसाइड करता है कि अब मॉन्स्टर से सीधे टकराएगा। शार्क मॉन्स्टर जोरदार चीख मारते हुए उस पर दौड़ता है ताकि ह्यूमन फ्लैश का मजा ले सके। युनसुंग बड़ी तेजी से मॉन्स्टर के अटैक को डोज कर लेता है और रिटेलिएशन में मॉन्स्टर के शरीर पर पंच मारता है, मगर हैरान रह जाता है क्योंकि उसका शरीर बेहद सॉफ्ट था, मानो वो किसी डिशवॉशिंग स्पंज से लड़ रहा हो। लेकिन मॉन्स्टर तुरंत पलटकर एक डायरेक्ट ब्लो उसके जॉ पर दे मारता है। युनसुंग के लिए ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग साबित होता है। अब उसके मन में बस यही एक सोच बचती है कि वो आगे वाला शार्क मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता। शार्क युनसुंग के चेहरे को अपनी विशाल हथेली से पकड़ लेता है। युनसुंग पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर को जरा सा भी हिला नहीं पाता। धीरे धीरे उसके अंदर होपलेसनेस भरने लगती है कि तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सा बटन प्रकट होता है जिस पर लिखा था ऑटो हंटिंग। युनसुंग के पास डिसीजन लेने के लिए बहुत कम समय था। किसी भी हाल में वो मॉन्स्टर से मरने ही वाला था, तो वो आखिरी ट्राई करने का डिसाइड करता है और उस बटन को प्रेस कर देता है। जैसे ही युनसुंग हल्के से उस बटन को छूता है, वो तुरंत रेड लाइट से जल उठता है और उसे दिखता है कि ये एक्टिवेट हो चुका है। उसका बॉडी अब उसके कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि वो जरा भी मूवमेंट नहीं कर पाता और आगे बढ़ भी नहीं पाता। एक पल ऐसा आता है जब युनसुंग पछताता है कि उसने वो बटन दबा ही क्यों दिया, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी पल मॉन्स्टर गुस्से से युनसुंग पर एक तेज पंच मारता है, मगर वो पंच अचानक रुक जाता है। ब्लॉक कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही करता है। उसके हाथ अपने आप तेजी से मूव करने लगते हैं और वो आखिर तक नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी तरह उसके बॉडी पर कंट्रोल कर लिया हो, और किसी पल उसे एहसास होता है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा रहा है। कुछ ही देर बाद युनसुंग अपने पैर से जोरदार किक मारकर शार्क को इतनी दूर फेंक देता है कि कुछ ही सेकंड्स में वो मॉन्स्टर दूर जा गिरता है। युनसुंग के लिए ये अनबिलीवेबल होता है, क्योंकि उसका बॉडी अब मॉन्स्टर को बिना समय गवाए हंट कर रहा होता है। वो सोचता है कि यही शायद ऑटो हंटिंग है। तभी उसे एहसास होता है कि हंटर्स करीब आ रहे हैं और सोचता है कि अब सब उन्हें ही सौंप देना चाहिए। लेकिन वो अब भी समझ नहीं पाता कि उसका बॉडी खुद क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी मॉन्स्टर फिर से उठने लगता है।
मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाते हुए फिर से युनसुंग की ओर हमला करने के लिए दौड़ता है, मगर युनसुंग उसके ग्रैब को तेजी से डोज कर लेता है और तुरंत काउंटर पंच करता है। उसके बाद वो लगातार पंचेस की बारिश मॉन्स्टर के शरीर पर कर देता है और उसी फ्लो में एक सीधा किक उसके चिन पर जड़ देता है। इस मोमेंटम में बिना रुके वो आखिरी वार के तौर पर एक जबरदस्त हैमर किक मॉन्स्टर पर मारता है। हीरो के इस सक्सेसफुल कॉम्बो से मॉन्स्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि ऑटो हंटिंग रुक गई है और युनसुंग हैरान रह जाता है कि उसने वाकई अकेले उस मॉन्स्टर को हरा दिया। उसकी नजर दोबारा ऑटो हंटिंग वाले बटन पर जाती है, क्योंकि उसी की वजह से वो इतनी ताकत दिखा पाया था। लेकिन तभी उसकी मसल्स अचानक कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। अनइमेजिनेबल दर्द उठता से वो लिटरली घुटनों पर गिर जाता है। युनसुंग बेहोश हो जाता है और उसी मॉन्स्टर के पास पड़ा रह जाता है जिसे उसने हराया था। कुछ घंटे बाद युनसुंग अपनी आंखें खोलता है। जब वो सीलिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसे हाल ही में हुए सारे पास्ट इवेंट्स याद आता है। वो तुरंत बिस्तर से कूद पड़ता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त कम भाई की हालत पता करनी होती है। तभी एक फीमेल वॉइस उसे चेतावनी देती है कि उसकी मसल्स अब भी दुख सकती हैं और उसे सडन मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए। इस लड़की का नाम शिनयोंग होता है और वो स्पेशल डिफेंस ब्यूरो एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड जनरल मैनेजर होती है। वो एक बिजनेस कार्ड युनसुंग को पकड़ाती है और कहती है कि वो यहाँ आई है सडन रिफ्ट के 2 विक्टिम्स को देखने और मॉन्स्टर अटैक के लिए कॉम्पेंसेशन देने। युनसुंग हैरान होकर देखता है और शिनयोंग कहती है कि गवर्नमेंट विक्टिम्स को हुए नुकसान की पूरी जिम्मेदारी ले। शिनयोंग युनसुंग को डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है कि अगर वो साइन कर देगा तो कॉम्पेंसेशन फीस जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद युनसुंग अपने साथ वाले सांगह्युक भाई के बारे में पूछता है और उसके ठीक होने की खबर सुनकर रिलीफ महसूस करता है। शिनयोंग फिर उसे कॉम्पेंसेशन लिस्ट के कुछ पॉइंट्स समझाती है और कहती है कि वो दोबारा डॉक्यूमेंट पर नजर डाले। इस डॉक्यूमेंट में वही कॉम्पेंसेशन लिखा होता है जो शिनयोंग ने बताया था। युनसुंग देखता है कि कॉम्पेंसेशन सिर्फ 5 लाख वॉन है, जो बहुत कम होता है क्योंकि उसकी की जान खतरे में थी। लेकिन लड़की कहती है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि रिवॉर्ड हंटिंग स्टैंडर्ड्स पर तय होता है। जिस मॉन्स्टर से युनसुंग लड़ा था वो शार्क एप था और अब वो मॉन्स्टर उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है। वो इसे हंटर्स मार्केट में बेच सकता है, मगर क्योंकि युनसुंग के नाम पर कोई हंटिंग लाइसेंस नहीं होता तो एक टेम्पररी अकाउंट बनाकर ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब शिनयोंग जाने लगती है तो युनसुंग आखिरी सवाल करता है कि उस मॉन्स्टर के बॉडी को कितने में बेचा जा सकता है। शिनयोंग कहती है कि उसे आइडिया नहीं है, क्योंकि बेसिक सेकंड लेवल मॉन्स्टर की कारकैस बहुत सस्ती मानी जाती है। शिनयोंग मुस्कुराकर कहती है कि ये अक्सर ऐसा ही होता है और बेहतर होगा कि युनसुंग खुद पता लगाए। शिनयोंग युनसुंग को पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि उसका तो हंटर बनने का इरादा ही नहीं था, इसलिए हंटर मार्केट जाने का कोई भी मतलब नहीं है। तभी युनसुंग को याद आता है कि ऑटो हंटिंग का क्या हुआ और उसके लिए ये बहुत सरप्राइज होता है कि वो ऑप्शन अभी भी वहां है। वो सोचता है कि शायद उसे लगा था कि अब वो नहीं है, लेकिन किसी कारण से ग्रे हो चुका था। युनसुंग क्लिक करने की ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और सोचता है कि शायद आसपास कोई एनिमी न होने की वजह से हो सकता है। युनसुंग फैसला करता है कि फिलहाल इस मैटर को छोड़ देना चाहिए और जल्दी उसे पता चल ही जाएगा कि ये उसकी इमेजिनेशन थी या हकीकत। युनसुंग फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चेक करने का सोचता है कि उसके मॉन्स्टर की कीमत कितनी है और प्राइसेस देखकर वो बेहद शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि लोग एक डेड मॉन्स्टर के कारकेस के लिए 50 मिलियन वॉन तक देने को तैयार थे और अगर वो जिंदा हो तो कीमत 420 मिलियन वॉन तक पहुंच रही थी। तभी उसे शिनयोंग की बात याद आती है और युनसुंग अपने लिस्ट को दोबारा चेक करने का सोचता है कि कहीं उसकी बिलीफ गलत तो नहीं। जैसे ही वो स्टेटस खोलता है, सिर पकड़ लेता है, क्योंकि सचमुच वही शार्क मॉन्स्टर का स्टेटस जिंदा पकड़ा हुआ दिखाई दे रही थी। वो फोन हाथ में पकड़कर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसने इतनी ह्यूज अमाउंट अर्न कर ली है। जैसे ही युनसुंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, वो तुरंत ऑफिस की तरफ भागता है ताकि मॉन्स्टर कैश आउट करके वो मनी हासिल कर सके। प्रोसेस पूरा करके उसे जिंदा शार्क एप के लिए 420 मिलियन वन मिलते हैं। इतने बड़े इनकम से खुश होकर युनसुंग सनसेट देखने निकल जाता है, क्योंकि उसकी पॉकेट में 420 मिलियन वन पड़े थे और टैक्सेस के बाद भी 320 मिलियन वन बचते थे। वो समझ नहीं पाता कि ये पैसे इतने इजी कैसे आ गए, जबकि पिछले 9 सालों में वो बेयरली 1 अरब वॉन कमा पाया था पार्ट टाइम काम करके, और यहाँ बस एक लाइव मॉन्स्टर पकड़कर उसे 3 अरब वॉन सीधे मिल गए। आसमान की तरफ देखते हुए युनसुंग रियलाइज करता है कि पैसा कमाना वाकई अच्छा है, लेकिन साथ ही
उसे लगता है कि उसने अपना गोल खो दिया है। युनसुंग नहीं जानता कि अब वो करना क्या चाहता है। वो सोचता है कि क्या उसे शॉप खोलनी चाहिए या हंटर बनना चाहिए। उसके दिमाग में बार बार एक्स की आवाज गूंजती रहती है, जो चिल्लाकर कहती रहती है कि वो लड़का कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा अगर ऐसे ही जीता रहा। युनसुंग गुस्से में चिल्लाता है कि अब वो उसके दिमाग से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है। उसे रियलाइज होता है कि पैसा सच में बहुत अच्छा है और हंटर के लिए एक ट्राई तो बनता है। अगले दिन युनसुंग स्पोर्ट्स जिम में पहुंच जाता है और सोचता है कि पहले वो बटन ब्लू ग्लो करता था, लेकिन अब भी वो ग्रे ही है। युनसुंग कंक्लूजन निकालता है कि शायद बटन का कलर डिपेंड करता है कि एनिमी आसपास है या नहीं। तभी वो पंचिंग बैग पर टेस्ट करने का सोचता है और अपने आप को यकीन दिलाता है कि यही उसका एनिमी है। अगले पल ही बटन तुरंत रिएक्ट करता है और ब्लू हो जाता है। युनसुंग चेक करता है और बटन एक्टिवेट करता है और उसी पल उसका बॉडी पंचिंग बैग को बिना रहम के मारने लगता है। ये एक मर्सिलेस वर्कआउट बन जाता है, लेकिन मसल्स इतनी क्रेजी तरह से दर्द करने लगती हैं कि वो सीधे जमीन पर गिर जाता है और युनसुंग को ये एहसास होता है कि ऑटो हंट तब अवेलेबल होता है जब उसके आसपास डेंजर होता है और बस बटन दबाकर इसे चालू किया जा सकता है। फिर एनिमी को खत्म करने के बाद ऑटो हंट ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि मसल पेन बहुत सीवियर था और जाता भी नहीं था, बल्कि लगातार बना रहता था। युनसुंग रियलाइज करता है कि ये सब बेवजह नहीं है और सबसे पहले उसे अपने बॉडी को प्रॉपरली ट्रेन करना होगा। ऑटो हंटिंग का पहला रूल यही है कि ये तब एक्टिवेट होता है जब वो डेंजर महसूस करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्निक्स उसकी फिजिकल ट्रेनिंग से डायरेक्टली जुड़ी होती हैं और अगर एनिमी डिफीट हो जाए या युनसुंग खुद कह दे कि रुक, तो ये बंद हो जाता है। अगर बॉडी लिमिट पर पहुंच जाए तो ये अपने आप शट हो जाता है। कई बार की रिपीटेड ट्रेनिंग और हार्ड एफर्ट के बाद युनसुंग आखिरकार अपने शरीर को एक्सेलेंट फिजिकल शेप में ले आता है और यहीं से हंटर बनने की उसकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। हंटर्स वो इंसान होते हैं जो मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं, जो क्रैक्स के जरिए इस दुनिया में इन्वेड करते हैं। गवर्नमेंट हंटर रिक्रूट करते समय एंड्योरेंस, नॉलेज और सर्वाइवल की हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान युनसुंग अपने आप को एक फियर्स बीस्ट की तरह एक पंचिंग बैग को रिलेंटलेसली मारता है, फैटीग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। थैंकफुली वो रिटन टेस्ट में फर्स्ट ट्राई में ही पास हो जाता है और अब उसकी आगे की फेट डिपेंड करती है फिजिकल टेस्ट पर। लेकिन क्योंकि उसके पास ऑटो हंट है, इसलिए इस समस्या की चिंता उसे नहीं करनी पड़ती। फिर भी डिफिकल्टीज उसके साथ बनी रहती हैं, क्योंकि ऑटो हंट के बिना उसकी मूवमेंट उतनी स्मूथ नहीं होती जितनी वो चाहता है। युनसुंग नहीं जानता कि ये पावर कब डिसअपीयर हो जाएगी और सोचता है कि इसीलिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। अगले दिन एग्जामिनर लास्ट फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट्स बांटता है और कहता कि जिसका नाम पुकारा जाएगा तुरंत आगे आए। युनसुंग ने हंटर बनने का डिसीजन 4 महीने पहले लिया था और से इस पर मेहनत कर रहा था। वो उम्मीद करता है कि कम से कम मिनिमम पासिंग स्कोर मिल जाए। अचानक एग्जामिनर युनसुंग का नाम पुकारता है और एग्जाम पेपर उसके हाथ में थमा देता है। मेन कैरेक्टर की सरप्राइज की लिमिट नहीं रहती, क्योंकि वो 100 में से 98 स्कोर करता है, लेकिन थ्रेशहोल्ड 100 पॉइंट्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 63 स्कोर कर पाया था और 4 महीनों में 35 पॉइंट्स इंप्रूव हुए। मतलब युनसुंग का बॉडी अब लगभग शार्क हेडेड मॉन्स्टर के बराबर था। वो पेपर देखकर सोचता है कि अगर वो उसी लेवल से आगे बढ़ा तो सब ठीक रहेगा। अनएक्सपेक्टेडली एग्जामिनर लास्ट पार्टिसिपेंट का नाम पुकारता है और वो युनसुंग ही होता है। अब उसे स्पेशल क्लास में ट्रांसफर किया जाएगा ईयर एंड से पहले, ताकि हंटर्स लाइसेंस मिल सके और क्लास के बाद वो और डिटेल्स सीख पाएगा। युनसुंग को भरोसा ही नहीं होता कि थ्रेशहोल्ड स्कोर तक पहुंचने के बिना भी उसे स्पेशल क्लास मिल गया। ह्यूज जिम में सब कोच किम से मिलते हैं, जो स्पेशल क्लास पढ़ाता है। लेकिन एक स्टूडेंट स्केप्टिकल होता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने थ्रेशहोल्ड स्कोर भी पूरा नहीं किया था। किम जवाब देते हैं कि पॉइंट्स ही अकेले हंटर जज करने का तरीका नहीं है। वो स्टूडेंट होता है जेक्यून, जिसका फिजिकल टेस्ट स्कोर पूरे 135 पॉइंट्स का था। युनसुंग तुरंत समझ जाता है कि ये उसके बारे में था। वो समझ नहीं पाता कि ये आदमी उसे इतनी बुरी तरह क्यों जज कर रहा था, जबकि वे दोनों स्ट्रेंजर्स हैं। अचानक युनसुंग की नजर ऑटो हंट बटन पर पड़ती है और स्ट्रेंज बात यह है कि वो अचानक एक्टिवेट हो जाता है जबकि आसपास कोई एनिमी नहीं था, और ये सब उस एसहोल की वजह से हुआ। लेकिन मेन कैरेक्टर के पास उसे वरी करने का समय नहीं था।
क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एक ही गोल पर था, ये बटन कैसे काम करता है समझना और ग्रेटेस्ट हंटर बनना। स्पेशल क्लास की स्टडीज 4 प्रोग्राम्स में डिवाइडेड थी। फिजिकल ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स को ओवरपावर करने के लिए, सर्वाइवल ट्रेनिंग रिकॉनेसेंस आउटसाइड क्रैक सिखाने के लिए, वेपन्स ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स पर इस्तेमाल करने के लिए, और फाइनल प्रोग्राम प्रे के ऊपर फुल कंट्रोल करना सिखाता है। कोच किम स्टूडेंट से पूछता है कि वो लोग क्यों हंटर बनना चाहते हो। एक स्टूडेंट लाउडली शाउट करता है कि पैसे की वजह से। कोच ऑनेस्ट रीजन को अप्रिशिएट करता है क्योंकि हंटर के इनकम मॉन्स्टर बॉडी के टाइप पर डिपेंड करता है। कोई भी कंप्लीटली स्पॉइल्ड मॉन्स्टर के लिए पैसा नहीं मिलता, इसलिए ये लेसन सिंपल था। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मॉन्स्टर की बॉडी और वैल्यू मेंटेन रहे। कोच स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर डमी दिखाता है जो इंजरीज से खुद रिकवर होता है। टीचर किम वार्न करता है कि ये डमी सिंपली ब्लोज नहीं लेगा और जो भी इसे अटैक करेगा उसके खिलाफ जाएगा। फिर कोच इनवाइट करता है स्टूडेंट्स को टर्न वाइज ट्राई करने के लिए। जेकेयून पहला वॉलंटियर होता है जिसके 135 पॉइंट्स थे। जेकेयून डमी से फाइट करने रेडी होता है और पोजीशन लेकर पंच करता है, मगर डमी उस पंच को ब्लॉक कर देता है जिससे जेकेयून शॉक्ड रह जाता है। फिर डमी रिटेलिएट करता है और ये देखकर जेकेयून एंगर में लिटरली कंट्रोल खो देता है और डमी को मारने लगता है ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। कोच टॉलरेट नहीं कर पाते और जेकेयून को रिंग से बाहर कर देता है। जेकेयून के जाने के बाद ट्रेनर किसी और को बुलाता है। क्राउड में अचानक युनसुंग की हैंड उठती है। मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा। कोच किम बिल्कुल भी परेशान नहीं होता कि अगला फाइटर युनसुंग हो, मगर फिर जेकेयून चैटर करने लगता है। कोच किम इस इंप्यूडेंस को सहन नहीं कर सकते और जेकेयून से कहता है कि बस चुप रहो। युनसुंग धीरे धीरे रिंग में क्लाइंब करता है क्योंकि ये उसका पहला मौका है। वो डमी के सामने जाकर रेडी होता है। कोच अचानक शाउट करता है कि अगर युनसुंग रेडी है तो अब ट्रेनिंग शुरू की जा सकती है। कुछ सेकंड्स बाद कोच फाइट स्टार्ट करने की कमांड देता है। डमी अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन युनसुंग स्विफ्टली डमी के अटैक को डोज करता है। एक हल्की और शार्प मूवमेंट में वो डमी को नॉकआउट कर देता है बिना उसके बॉडी के किसी हिस्से को डैमेज किए। हॉल में मौजूद सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। युनसुंग डमी की ओर देखता है और समझता है कि ऑटो हंट ऑन करके वो इसकी मूवमेंट्स को अपने लिए एग्जाम्पल की तरह यूज करने की सोच रहा था। डिसअपॉइंटमेंट बस यही है कि ये सिर्फ एक बार ही पॉसिबल था। कोच किम युनसुंग के प्रदर्शन को देखकर लाउडली क्लैप करता है और शाउट करता है कि यह सिंपली एक्सेलेंट था और एग्जैक्टली यही है जो वो दूसरों को सिखाना चाहता था। अचानक एक स्टूडेंट हाथ उठाता है और पूछता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, क्या इसे दोबारा दिखाया जा सकता है? कोच युनसुंग से पूछता है कि क्या वो दोबारा ट्राई कर सकता है। युनसुंग ग्लैडली अग्री करता है और डिफिकल्टी ऐड करने की रिक्वेस्ट करता है। कोच किम कंट्रोल पैनल उठाता है और डमी को हायर लेवल पर प्रोग्राम करता है। वार्निंग देता है कि अगर डिफिकल्टी ज्यादा लगे तो इमीडिएटली बताना। और इस तरह युनसुंग और डमी की दूसरी राउंड शुरू होती है। ये अब सेकंड लेवल था, वही लेवल जो शार्क मॉन्स्टर के बराबर था। वो सोचता है कि बस उसे ऑटो हंट से जितनी मूवमेंट्स याद हो सके उन्हें इंप्लीमेंट करना था। ट्रेनर के इशारे पर डमी सीधे युनसुंग की ओर बुलेट की तरह रश करता है। उसके लिए यह फास्ट लगा, लेकिन एक्सपेक्टेड था। सेकंड लेवल डमी स्ट्रॉन्गर और फास्टर था, लेकिन ऑटो हंट के चलता यह सब आसान लग रहा था। डमी के अगले अटैक को युनसुंग आसानी से ब्लॉक कर लेता है और जैसे ही डमी का बैलेंस बिगड़ता है वो एक क्लियर पंच उसके ऊपर मारता है। डमी आसानी से डिफीटेड हो जाता है। हॉल में सभी स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में रहते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि ये लड़का कौन है और कैसे सेकंड लेवल डमी को इतना इजीली हरा सकता है। जेकेयून डिसबिलीफ में रहता है कि जो थ्रेशोल्ड स्कोर पास नहीं कर सका उसने सेकंड लेवल डमी को कैसे हरा दिया। कोच युनसुंग की प्रेज करता है क्योंकि उसने उन्हें उम्मीद से कहीं अधिक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। स्टूडेंट्स यूनानिमसली क्लैप करने लगते हैं। उसके बाद कोच किम युनसुंग को अप्रोच करता है और पूछता है कि क्या वो क्लास के बाद बात कर सकता है। मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में स्केड्यूल्ड होती है। किम खुशी से डिस्कस करता है, युनसुंग को टी ऑफर करता है। कोच के पूछने पर युनसुंग बताता है कि वो स्पेशल क्लास से सैटिस्फाइड है। फिर कोच उसकी रिपोर्ट टेबल पर रखकर कहता है कि उसके पॉइंट्स भले कम हैं, मगर उसका ओवरऑल बैलेंस कंसिस्टेंट है। फिर किम कहता है कि उसके पास एक और अट्रैक्टिव ऑफर है जो युनसुंग के लिए और भी प्रॉफिटेबल होगा। फिर कुछ टाइम बाद सभी ट्रेनीज स्कूल के पास के कैफे में इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने जाते हैं। हर कोई यूनानिमसली डिस्कस करते हैं कि डमी के साथ यह स्टेज कितना कठिन और साथ ही कितना इंटरेस्टिंग था। एक क्लासमेट युनसुंग को पूछता है कि जब वो हंटर लाइसेंस लेगा तो किस फर्म में जाने का सोचा है। युनसुंग ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था,
लेकिन उसने सुना होता है कि कुछ कंपनीज या ग्रुप्स होते हैं जो कई हंटिंग टीम्स हायर करता है। वो लड्डे की कहती है कि उसे लगता है युनसुंग को पहले ही कोई ऑफर मिल गया होगा। तभी युनसुंग को कोच की बातें याद आती हैं जो लुक्रेटिव ऑफर के बारे में थी। कोच अपने सीक्रेट को युनसुंग के सामने रखता है। वो बताता है कि फिलहाल वो अभी इंस्ट्रक्टर है, मगर प्लान कर रहा है कि वो अपनी हंटिंग एजेंसी खोलेगा। इसके लिए स्किल्ड हंटर्स चाहिए थे, लेकिन जो सच में वर्थ थे वे पहले ही अदर एजेंसीज ने ले लिए थे। युनसुंग ने ट्रेनिंग में जो शानदार मूवमेंट्स दिखाई थी उसने उसका ध्यान खींचा। कोच खुश होकर कहता है कि वो चाहता है कि वो उनकी फ्यूचर हंटर एजेंसी में शामिल हो। युनसुंग इस प्रपोजल से काफी सरप्राइज्ड होता है। कोच बताता है कि युनसुंग का फिजिकल स्टेबिलिटी बाकी सभी स्टूडेंट्स में अनपैरेलल्ड है। उसका फिजिकल बैलेंस फ्लॉलेस होता है और बॉडी नेशनल एथलीट्स जैसी आइडियल ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाती है। युनसुंग महसूस करता है कि यह सब ऑटो हंट बटन की मदद से पॉसिबल हुआ है। क्लासरूम में जो मूवमेंट्स उसने दिखाए उनके करंट बॉडी पोटेंशियल के हिसाब से यह रिमार्केबल टेक्निकल फीचर था। यही वजह थी कि कोच किम ने उसे ये लुक्रेटिव ऑफर दिया। कोच जोड़ता है कि युनसुंग अभी हंटर नहीं है, अभी यह सिर्फ फ्यूचर का प्लान है, क्योंकि फाइनल टेस्ट पास करना अभी बाकी था। फिर कोच कहता है कि अगर युनसुंग किम की ऑफर एक्सेप्ट करता तो फाइनल टेस्ट आसानी से हल हो सकता था। कोच एनवलप उठाता है और बताता है कि फाइनल टेस्ट का सारा इंफॉर्मेशन इस एनवलप में है। युनसुंग समझ नहीं पाता कि किम ने यह कैसे मैनेज किया। कोच कहता है कि एनवलप में जो इंफॉर्मेशन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे युनसुंग फाइनल एग्जाम को इजीली पास कर सकता है। फिर कोच किम हाथ बढ़ाता है डील फाइनलाइज करने के लिए। इसी समय कैफे में युनसुंग अपने थॉट्स से बाहर निकलता है। जेक्यून अचानक बियर मग टेबल पर पटकता है और युनसुंग से कहता है कि ऑनेस्टी से जवाब दो, क्योंकि उसे लगता है कि वो प्राइवेट लेसन्स ले रहा है। युनसुंग महसूस करता है कि जेक्यून काफी ड्रंक है और डिसाइडेड करता है कि रिट्रीट करना ही बेस्ट होगा। वो बार छोड़ देता है ताकि जेक्यून से फाइट अवॉइड कर सके, लेकिन जेक्यून और गुस्से में आता है। युनसुंग को शर्ट पकड़कर उठाता है और दीवार पर फेंकने की कोशिश करता है। युनसुंग गुस्से में जेक्यून से पूछता है कि वो क्या चाहता है और ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो सच में अब फाइट करना चाहता है? युनसुंग का मेनेसिंग लुक और वर्ड्स जेक्यून को डराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ और पैर ट्रेम्बलिंग करते हैं। फिर वो धीरे धीरे बार से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर वो स्काई की ओर देखता है और फिर से कोच किम की डायलॉग याद करता है। युनसुंग कोच के ऑफर को पोलाइटली रिफ्यूज करता है। कोच डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन युनसुंग कहता है कि वो खुद अपने दम पर टॉप क्लास हंटर बनने का चॉइस ले रहा है। युनसुंग की इस चॉइस से कोच अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। युनसुंग मीटिंग की मेमोरी लेकर आसमान की तरफ देखते हुए चल रहा होता है। मीटिंग के कुछ टाइम बाद कोच किम चांगहुन को फोन करता है और कहता है कि उसने आइडियल कैंडिडेट फाइंड कर लिया है जो अभी हंटर नहीं है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि ये लड़का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सकता है। फाइनल टेस्ट से 1 महीने पहले युनसुंग अपनी फिजिकल शेप में पीक पर होता है। इस समय उसकी सबसे बड़ी समस्या उसकी ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ है और वो तय करता है कि यही उसका मेन टारगेट रहेगा जब तक फाइनल टेस्ट पूरा ना हो जाए। और तभी अनएक्सपेक्टेडली मेन कैरेक्टर की आंखों के सामने एक येलो स्क्वायर प्रकट होता है। ये स्क्वायर बिल्कुल एक स्लॉट की तरह दिखता है, जैसे किसी कंप्यूटर गेम में पोशन या आइटम रखने के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य से युनसुंग के पास अभी तक कोई आइटम नहीं होता। लेकिन फिर उसके दिमाग में ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो कोशिश करता है कि एक ऑर्डिनरी पानी की बोतल इस स्लॉट में डालकर ऑक्यूपाई किया जाए, और जो होता है वो खुद देखता है कि बोतल परफेक्टली स्लॉट में जा बैठती है। ये सीन उसके लिए काफी कूल और सेटिस्फाइंग लगता है। फिर वो आइटम एक्टिवेट करने के लिए कि उस स्लॉट तरफ देखते हुए ब्लिंक करता है और अचानक एक स्ट्रीम ऑफ वाटर उसके गले में इतनी फोर्स से उतरती है कि वो ऑलमोस्ट चोक कर बैठता है। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद युनसुंग रियलाइज करता है कि इस प्रोसेस को रेगुलेट करना सीखना जरूरी है। इसके बाद मेन कैरेक्टर स्लॉट के इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली स्टडी करता है। ये सिस्टम वास्तव में बहुत शानदार होता है, क्योंकि ऑटो हंटिंग के दौरान ये उसे फूड या पोशन कंज्यूम करने में मदद करता है, जिससे स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन दोनों बढ़ जाती है। ये फीचर ऑटो हंटिंग में बेहद यूजफुल साबित होता है। 1 महीना बीत जाता है और आखिरकार वो लॉन्ग अवेटेड दिन आता है, हंटर लाइसेंस के लिए फाइनल एग्जाम। एक ब्लैक मिनी वैन टेस्ट लोकेशन के मेन एंट्रेंस पर आती है। सब ट्रेनीज मिनी वैन से उतरते हैं और अपना हीरो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरता है। एक ट्रेनी युनसुंग के पास आती है और उसकी बॉडी पर कमेंट करती है।
कि उसकी एथलेटिक और मस्कुलर शेप पहले से भी बेटर लग रही है। स्काउट्स भी सब नए हंटर्स रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं। छोटी और मीडियम साइज्ड फिल्म्स बड़ी एजेंसीज की तुलना में वीक रिक्रूट हायर करती हैं। जेक्यून प्रेशर में आ जाता है और अपना एक्सेलेंट फॉर्म दिखाने लगता है। युनसुंग कंटेम्प्ट से ये देखता है और कोच से कहता है कि वो वार्म अप करने जाएगा टेस्ट शुरू होने से पहले। तभी दूर से एक रेड फेरारी डिस्टेंस में दिखाई देती है। कार रुकते ही डोर्स खुलते हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि कार से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि ली जेहक था, जो फेमस हंटर माना जाता है। किम भी शॉक्ड होता है। जेहक नेशन का एक फेमस सोलो हंटर होता है। उसके साथ उसकी यंगर सिस्टर भी होती है, जो हंटर टेस्ट देने आई होती है। जेहक अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या वो नर्वस है। लड़की कॉन्फिडेंट रिप्लाई करती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जेहक उसकी कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को पसंद करता है और मान लेता है कि उसकी सिस्टर टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकती है। फिर लड़की ब्लैक मिनी बस की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि टेस्ट के लिए आए हुए वो सब सिर्फ थर्ड रेट है। जेहक तुरंत अपनी सिस्टर की बात के लिए अपोलोजाइज करता है। फिर जेहक की नजर युनसुंग पर पड़ती है और युनसुंग भी जेहक को देखकर इंटरनली सोचता है कि वो अभी भी यहाँ क्या कर रहा है। अगले ही पल, लिटरली 1 सेकंड में, जेहक मेन कैरेक्टर के पीछे खड़ा हो जाता है। युनसुंग थोड़ा अलार्म्ड होता है, लेकिन सिमल्टेनियसली जेहक की क्यूरियोसिटी भी पीक पर होती है। जेहक युनसुंग की बॉडी और उसकी परफेक्ट फिजिकल कंडीशन को देखकर तुरंत पूछता है कि उसकी बॉडी इतनी आइडियल कैसे है। ये सवाल युनसुंग को थोड़े समय के लिए स्टन कर देता है। पूरे क्राउड के सामने जेहक युनसुंग से पूछना शुरू करता है कि उसने ऐसा बॉडी कैसे अचीव किया। युनसुंग थोड़ा एंग्शियस होकर पूछता है कि वो क्या सवाल कर रहा है। फिर जेहक पूछता है कि क्या वो उसके बॉडी को टच कर सकता है, जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर पूरी तरह स्टन्ड हो जाता है। बहुत लोग इस सिचुएशन से सरप्राइज होते हैं, लेकिन उसकी सिस्टर नहीं। जेहक कहता है कि उसने युनसुंग में अमेजिंग बॉडी देखी है और बहुत क्यूरियस है कि उसने कैसे ट्रेनिंग की। मेन कैरेक्टर अब और रेजिस्ट नहीं कर पाता और अलाउ करता है कि वो टच करे। और फिर मजा शुरू होता है, क्योंकि जेहक 1 सेकंड के लिए भी रोक नहीं पाता बिना ये फिगर आउट किए कि युनसुंग ने अपने मसल्स को इतनी इवनली कैसे पंप किया। पूरी प्रोसीजर के बाद जेहक कोच की तरफ टर्न करता है और युनसुंग की बहुत सराहना करता है और ट्रेनिंग प्रोसीजर के बारे में पूछता है। जेहक बहुत इंटरेस्टेड होता है और इसीलिए सजेस्ट करता है कि किसी कम क्राउडेड जगह पर इस पर डिस्कस करें। वो बिजनेस कार्ड देता है और काइंडली कहता है कि जब भी समय मिले कांटेक्ट करना। जेहक युनसुंग और उसके बॉडी की प्रेज करता है। तभी उसकी सिस्टर आती हैं और कहती हैं कि अब इस कॉन्सर्ट को रोक दो, और दोनों तुरंत निकल जाते हैं, सभी को फाइनल एग्जाम के लिए गुड लक विश करते हुए। कोच और युनसुंग जेहक के इस बिहेवियर से थोड़े हैरान होते हैं। जब जेहक और अंसोल वापस जा रहे होते हैं, जेहक अंसोल को वार्न करता है कि ये मुश्किल होगा और उसे हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अगर वो पहली जगह पाना चाहती है। एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाला होता है और कैंडिडेट्स स्पेशल सूट्स पहने हुए ब्रीफिंग रूम में असेंबल होते हैं। सभी कैंडिडेट्स को चीफ ऑपरेटर ग्रीट करती है। लड़की बताना शुरू करती है कि टेस्टिंग ग्राउंड कैसा होने वाला है और सभी एक्शंस एक डोम के अंदर होंगे। सभी सिचुएशन एक्चुअल हंटिंग के जैसे रखा गया है और कंफर्मेशन लिया जाता है कि हर कोई इंजरीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। लड़की कुछ और बातें एक्सप्लेन करती है। रिक्वेस्ट्स आए हैं कि एग्जाम की फॉर्मेट को चेंज किया जाए। हालांकि इंटेलिजेंट मॉन्स्टर की सिमुलेशन रिक्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, मगर इस टेस्ट में ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड मॉन्स्टर इंक्लूड किया है। इस बार चॉइस जंगल लोकेशन पर आता है, जहां हंटर्स को 72 घंटे सर्वाइव करना है बिना किसी आउटसाइड सपोर्ट के। और लड़की बताती है कि ये इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स पार्टिसिपेंट्स खुद है और पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे को जिंदा कैप्चर करना ही टेस्ट है। ये सुनकर सब पार्टिसिपेंट्स शॉक्ड होते हैं। सभी को बैटलफील्ड में जाना और एक दूसरे हंट करना होता है। हर पार्टिसिपेंट का सूट बेसिक हंटर सूट होता है और टेस्ट के लिए मॉडिफाइड किया गया है। ये मिनिमम नेसेसरी प्रोटेक्शन देता है, साथ ही हंटर रिस्ट्रेंट भी प्रोवाइड करता है जो कुछ शॉक्स अब्सॉर्ब करता है। लेकिन जब सूट थ्रेशोल्ड रीच करता है तो वेयर स्टन हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से, और ये इफेक्ट हंटिंग में यूज किया जा सकता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स आउटरेज होते हैं क्योंकि ऐसा मेथड पहले कभी टेस्ट में यूज नहीं हुआ। लड़की पार्टिसिपेंट्स को रिएश्योर करती हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन अननोन का सामना करना भी हंटर का काम है। कोई भी रेडी नहीं था इस टेस्ट के लिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट टास्क प्रिपेयर कर रहे थे। टेक्निकली ये सर्वाइवल का बैटल रॉयल होता है। अचानक युनसुंग सरप्राइज होता है क्योंकि ऑटो हंट बटन उसके सामने अपीयर हुआ है।
वो हॉस्टिलिटी फील करके इधर उधर देखने लगता है और राइट पीछे जेहक की सिस्टर अंसोल खड़ी होती है। लड़की को अपने भाई की बात याद आती है कि युनसुंग उससे बेटर है और वो अपने भाई को रॉन्ग प्रूव करना चाहती है। कैंडिडेट्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वे एंट्रेंस की तरफ प्रोसीड करें ताकि एग्जामिनेशन फील्ड में एंटर कर सकें। बैटलफील्ड के करीब जाते ही पार्टिसिपेंट्स की एनोनिमस सूट एक्टिवेट हो जाता है। हर पार्टिसिपेंट को 1 पॉइंट दिया जाता है और किसी पार्टिसिपेंट को हंट करने के बाद उस पार्टिसिपेंट के पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं। और यही वजह है कि युनसुंग डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को हंट करेगा जिनके पास ज्यादा पॉइंट्स हैं। 62 घंटे के भीतर हाईएस्ट स्कोर्स होने वाला केवल टॉप 10 लोग ही एग्जाम पास कर पाएंगे। युनसुंग अंदर के सीन को देखकर शॉक्ड रहता है क्योंकि फॉरेस्ट की सीनरी एकदम रियल लग रही थी। सभी कैंडिडेट्स फील्ड में एंटर करते हैं और हंटर्स एग्जाम ऑफिशियली शुरू होता है। युनसुंग तेजी से आगे बढ़ता है और सोचता है कि उसे पहले फॉरेस्ट की ज्योग्राफी से फेमिलियर होना पड़ेगा। तभी एक हंटर युनसुंग के पाथ में आता है जो बहुत पैनिक करता है और डर के मारे स्क्रीम करता है। ऑटो हंट ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है और युनसुंग सिंपली अपनी अपरकट पंच से उसे नॉकआउट कर देता है। युनसुंग के पंच की इंपैक्ट से वो हंटर इलेक्ट्रिकली स्टन हो जाता है और सीधा फेंट होता है। युनसुंग इमीडिएटली याद करता है कि शार्क मॉन्स्टर के फाइट के बाद से उसे हेल्प मिल रही है और इससे वो 1 पॉइंट आसानी से कलेक्ट करता है। इस बीच सभी स्पेक्टेटर लॉबी से इवेंट्स देख रहे होते हैं। स्पेक्टेटर्स नोटिस करते हैं कि जेहक की सिस्टर सिमल्टेनियसली 2 ओपोनेंट से लड़ रही है। वो कहते हैं कि ये यंग लड़की इनॉर्मस पोटेंशियल रखती है। उसके फाइटिंग टेक्निक्स पर एक्सेलेंट कमांड है और फ्लेक्सिबल बॉडी उसके ओपोनेंट्स के अटैक्स स्विफ्टली डोज करने में मदद करती है। अंसोल इजीली 2 ओपोनेंट्स को सबड्यू करती है और स्पेक्टेटर्स उसके पोटेंशियल की तारीफ करते हैं। रूमर्स हैं कि अंसोल ने ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील किया था अपने स्किल्स अवेकन करने के लिए। एक और वर्जन है कि जेहक ने वर्क स्किप करते हुए अपनी सिस्टर को 3 महीने ट्रेन किया है और इसीलिए वो नॉर्मल स्टेट में 3rd लेवल मॉन्स्टर्स से कामली फाइट कर सकती है। एक स्पेक्टेटर लाउड लाफ करता है क्योंकि अब क्लियर हो जाता है कि रूमर्स क्यों सर्कुलेट होने लगे थे। सभी स्पेक्टेटर्स इस हंट्रेस को पाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इस बीच जेहक कोच किम को अप्रोच करता है और कहता है कि युनसुंग एक अच्छा हंटर है। जेहक ऐड करता है कि उसने डिलिबरेटली प्रिटेंड किया कि वो कोच किम को नहीं जानता ताकि स्टूडेंट्स के सामने कोच इनसिक्योर फील न करे। कोच किम रिप्लाई करता है कि सब ठीक हैं और अंसोल की मैग्निफिसेंट टैलेंट को नोट करता है। जेहक कहता है कि अंसोल ने टैलेंट के साइंस दिखाए थे, इसलिए वो उसकी देखभाल करता है। लेकिन इस बार एग्जाम उसके लिए इतना इजी नहीं होगा क्योंकि युनसुंग एक गुड कॉम्पिटिटर साबित हो सकता है। जेहक पूछता है कि क्या युनसुंग वही है जिसे कोच किम उसके स्किल सिखाने वाला है और कोच किम जवाब देता है कि वो इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं कहेगा। दोनों मैन कॉम्प्लीमेंट एक्सचेंज करते हैं और अपने रास्ते जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे के स्टूडेंट्स की ब्रॉडकास्ट देखेंगे। जेहक बहुत इंटरेस्टेड हैं कि कौन फर्स्ट प्लेस लेगा। किम पूरी तरह फोकस्ड है युनसुंग पर और ईगरली वेट करता है कि युनसुंग उसको अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाए। एग्जैक्टली 68 घंटे एग्जाम के शुरू होने के बाद बीत चुके थे और अब केवल 4 घंटे बचे थे। इस बीच 2 स्पेक्टेटर्स कहते हैं कि सभी कॉन्फिडेंट हैं कि अंसोल ही फर्स्ट प्लेस लेगी। जब दोनों स्पेक्टेटर्स लॉबी में एंटर करते हैं तो उन्हें सभी ऑब्जर्वर्स के शॉक्ड फेसेस दिखाई देते हैं। जैसे ही वो ऊपर देखते हैं वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले युनसुंग अपने फूड इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करने के लिए सप्लाईज कलेक्ट कर रहा था और उसने इसे काफी सक्सेसफुली किया। उसने एग्जैक्टली 17 डम्पलिंग्स कलेक्ट किए थे जो जंगल में पाए गए प्लांट्स से बने थे। एकेडमी में कोर्स के दौरान सीखे गए टिप्स काफी यूजफुल साबित हुए। अगर उसने उन्हें उस समय याद नहीं किया होता तो अब ये प्रोसेस उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इस नॉलेज की मदद से युनसुंग सूट के लिए स्क्रैप मटेरियल से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना पाया था। नेचुरल डम्पलिंग्स जंगल में कैरी करना कठिन होता अगर ऑटो हंटिंग फीचर के साथ आइटम स्लॉट नहीं होता। अचानक मेन कैरेक्टर डिजीनेस और वीकनेस महसूस करता है क्योंकि उसने रेस्ट पर ध्यान नहीं दिया था। इस जगह डे और नाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए युनसुंग सेंस ऑफ टाइम खो देता है और इम्पेशेंटली एग्जाम के खत्म होने का इंतजार करता है। फिर युनसुंग अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए स्लॉट से डंपलिंग कंज्यूम करता है और सोचता है कि वो अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता। जैसे ही युनसुंग कंसंट्रेट करता है वो इमीडिएटली ऑटो हंट बटन देखता है जो ब्लू से रेड में चेंज हो गया है और तभी उसके ऊपर एक अटैक आता है और युनसुंग उसे डेफ्टली डोज कर देता है। युनसुंग कोई प्रेजेंस फील नहीं कर पाता है और उसे पता चलता है कि अंसोल अपनी प्रेजेंस हाइड करके उसे हंट करने आई थी। अंसोल इस गुड रिएक्शन को एक्नॉलेज करती है
और पूछती हैं कि क्या युनसुंग अब उसकी नेक्स्ट अटैक को डिफेंड कर पाएगा। तभी युनसुंग को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे लॉबी में हॉस्टिलिटी दिखाई थी। युनसुंग फिर अंसोल को हाथ दिखाकर प्रोवोक करता है, जिससे अंसोल गुस्से में आ जाती है और अपनी सारी एंगर छोड़कर सीधे युनसुंग की तरफ रश करती है। युनसुंग अंसोल के स्वॉर्ड स्टैब्स को डॉज करता है और अंसोल के स्वॉर्ड स्ट्राइक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। अंसोल नॉन स्टॉप स्वॉर्ड स्ट्राइक्स युनसुंग के ऊपर छोड़ देती हैं और एक प्रिसाइज डाउनवर्ड स्वॉर्ड स्लैश मारती है, जिसे युनसुंग अपने क्रॉस हैंड से ब्लॉक करता है। वाइन्स से बने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से युनसुंग को काफी हेड स्टार्ट मिलता है और लड़की उसके वल्नरेबल और वीक स्पॉट को हिट नहीं कर सकती। युनसुंग को एक्सट्रीम सरप्राइज होता है कि अंसोल इतनी डेफ्टली और क्विकली अटैक कर रही है, बिना स्लाइटेस्ट ब्रेक लिए और रिटेलिएशन का मौका भी नहीं दे रही। फिर अंसोल कहती हैं कि वो अब स्पीड अप करने वाली है, जिसे सुनकर युनसुंग शॉक्ड होता है। अंसोल एक तेज स्वॉर्ड स्ट्राइक युनसुंग के बॉडी पर लैंड करती हैं और तुरंत नेक्स्ट फियर्स अटैक सीधे युनसुंग के ऊपर कर देती हैं। उसी समय बाहर लॉबी में सभी दर्शक मैच के सभी इवेंट्स के विकास को बड़े उत्साह और रुचि के साथ देख रहे होते हैं। स्पेक्टेटर्स डिस्कस करते हैं कि अंसोल से लड़ने वाला कौन है। कोच किम और जेहक भी इस कॉन्फ्रंटेशन को देखते हैं। सब जानते हैं कि अब ये दोनों टॉप के लिए फाइट कर रहे हैं। लगातार 3 घंटे तक दोनों बेस्ट कैंडिडेट्स एक दूसरे से 1-on-1 फाइट करते रहते हैं और अंसोल को यकीन ही नहीं होता कि सामने वाला ओपोनेंट इतना स्टबर्न कैसे हो सकता है। युनसुंग रुकने का नाम ही नहीं लेता और लगातार फाइट जारी रखता है। एग्जाम खत्म होने में अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। उस पल युनसुंग को साफ समझ आता है कि अंसोल की स्ट्रेंथ और स्पीड बिल्कुल मैग्निफिसेंट है और उसकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अब पूरी तरह यूजलेस हो चुका है। ऑटो हंटिंग बार बार कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन युनसुंग के एग्जॉस्टेड बॉडी अब और सपोर्ट नहीं करता। अचानक अंसोल अपनी स्टिक घुमाती है और मान लेती है कि जेहक के वर्ड्स सच थे और युनसुंग वाकई फाइटिंग में बहुत अच्छा है। वो कहती है कि युनसुंग टेस्ट में फर्स्ट प्लेस लेता, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है अगर उसकी राह में अंसोल खुद खड़ी ना होती। अंसोल तय करती है कि वो युनसुंग के प्रोटेक्टिव गियर से पहले डील करेगी और सीधे अटैक के लिए आगे बढ़ती है। अंसोल का शार्प अटैक युनसुंग अपने आर्म से ब्लॉक करता है, मगर ब्लॉक करने के बाद उसके आगे का व्यू ब्लॉक हो जाता है। अंसोल अचानक मेन कैरेक्टर के सामने से गायब हो जाती है। वो वही इंस्टेंट मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल करती है जैसी उसके भाई ने कुछ समय पहले की थी, और फिर वो अचानक युनसुंग के पीछे प्रकट होती है और युनसुंग देख लेता है कि वो पीछे आ चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंसोल सीधे उसके गले पर अटैक कर देती है और युनसुंग के अंदर सवाल बस यही है, क्या यही उसका एंड है? ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर मेन कैरेक्टर को ट्रेनर के वर्ड्स याद आते हैं। हंट के दौरान डेंजर में सर्वाइवल का असली की फैक्टर है प्रिपरेशन, लेकिन अगर डेंजर अचानक सामने आ जाए तो सिर्फ एक रास्ता बताता है, पूरी ताकत से एंड्योर करो। कोच किम कहता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी होपलेस क्यों ना लगे, सबसे अच्छा यही है, एंड्योर करो और एक स्टेप आगे बढ़ो, तभी होप दिखेगी। और इन वर्ड्स को याद करके युनसुंग तय करता है कि वो एंड्योर करेगा। अंसोल ये सब देखकर हैरान और कंफ्यूज रह जाती है। युनसुंग अंसोल के वेपन को कसकर पकड़ लेता है और पहले वुडन सोर्ड को डील करने का सोचता है। एक शार्प और क्विक ब्लो के साथ युनसुंग अपनी ओपोनेंट के वेपन को चकनाचूर कर देता है। उस पल अंसोल समझ ही नहीं पाती कि ये लड़का आखिर है कौन। एग्जाम उसके लिए एक बड़े गोल की तरफ बढ़ने का स्टेप होना चाहिए था, लेकिन ये लड़का उसके रास्ते पर एक बड़ा बोल्डर बनकर खड़ा हो जाता है। अंसोल सोचते हैं कि क्या जेहक की छोटी बहन इतनी आसानी से हार मान लेगी, और वो भी किसी वर्थलेस दिखने वाले लड़के की वजह से। लेकिन अचानक अंसोल डिसाइड करती है कि वो इसे खत्म करेगी और अपना फाइनल अटैक देगी। लेकिन उसी पल अंसोल की स्टैमिना खत्म हो जाती है और उसका पैर लड़खड़ा जाता है। इसी मोमेंट पर युनसुंग अंसोल का आर्म ग्रैब करता है और अपने पंचिंग स्टैंस में आता है। युनसुंग फाइट खत्म करने के इरादे से अटैक करने वाला होता है और अंसोल को यह महसूस होता है कि अब वो अटैक डोज नहीं कर सकती। स्पेक्टेटर लॉबी में सब शॉक हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन लड़की अब भी जूझती रहती है। इलेक्ट्रिक शॉक अब भी उसके अंदर असर करता है, यानी वो पूरी तरह डिफीट नहीं हुई है। युनसुंग सोचता है कि अब ये फाइट खत्म करनी होगी और फाइनल ब्लो देना होगा, लेकिन ठीक उसी टाइम बेल बज उठती है। एग्जाम ऑफिशियली खत्म हो जाता है और पार्टिसिपेंट्स को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ता है। एग्जॉस्टेड हालत में युनसुंग अंसोल का हाथ पकड़े हुए आसमान की तरफ देखता है।
वो सोच भी नहीं पाता कि एग्जाम इस तरह खत्म होगा। अगले ही पल दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। आखिरकार दोनों हाईएस्ट स्कोर वाले पार्टिसिपेंट्स साबित होते हैं। दोनों एग्जाम पास करते हैं और ये इंटेंस बैटल एक ड्रॉ में खत्म हो जाता है। कोई भी स्पेक्टेटर उस टाइम यकीन नहीं करता है कि उनके फेवरेट हार जाएगी, लेकिन सबको वेट करना पड़ता है अनाउंसमेंट का, जहां हर पार्टिसिपेंट के अर्न पॉइंट्स बताए जाते हैं ताकि बेस्ट पार्टिसिपेंट्स क्लियर हो सकें। जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो युनसुंग अंसोल को ऑलमोस्ट डबल कर देता है। युनसुंग 581 पॉइंट स्कोर करता है, जबकि अंसोल सिर्फ 247 पॉइंट्स पर रुक जाती है। इससे बहुत हाइप बन जाती है, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो अचानक कहीं से आया है सबके फेवरेट कंटेंडर को हरा देता है। ऑर्डियल खत्म होने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स कॉमन रेस्ट रूम में रेस्ट करते हैं। उसी टाइम स्काउटर्स लॉकर रूम में घुस आते हैं युनसुंग को अपनी टीम में लेने के लिए। वो लोग आपस में लड़ाई करते हैं और बहस करते हैं कि युनसुंग से बात करने का हक किसका होगा। तभी एक पार्टिसिपेंट्स कहता है कि युनसुंग यहाँ काफी देर से नहीं है। दोनों स्काउटर्स यकीन नहीं करते हैं कि कोई इतनी जल्दी उनसे आगे निकल सकता है और युनसुंग को अपनी टीम में ले सकता है। बाकी हंटर्स हंसते हुए ये सब देखते हैं। ये काफी फनी लगता है कि सब लोग उस विनर को पाने के लिए भाग रहे हैं। अंसोल चुपचाप एक तरफ बैठी रहती है और बार बार बैटल की फ्रैगमेंट्स रिवाइंड करती है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि वो हार चुकी है। उधर सब लोग स्टेडियम में युनसुंग को ढूंढ रहे होते हैं, मगर सरप्राइजिंगली युनसुंग तो मेंस टॉयलेट में ही सो रहा होता है। जब वो उठता है तो रियलाइज करता है कि ऑलरेडी सुबह के 3 बज चुका है और वो डिसाइड करता है कि टैक्सी बुलानी होगी। अचानक स्ट्रीट पर एक कार रुकती है और उसमें से जहक निकलता है। मेन कैरेक्टर तुरंत उसे पहचानता है कि ये वही है जिसे उसने एग्जाम से पहले देखा था। जहक चिल्लाकर अपनी सिस्टर को कार से बाहर आने को कहता है। लड़की के आंखों में आंसू होते हैं और मूड बहुत खराब होता है। तभी युनसुंग को याद आता है कि यही वो लड़की है जिससे उसका एग्जाम में फाइट हुआ था। जहक युनसुंग से कहता है कि अब से अंसोल उस पर ऋणी है। ये क्लियरली दिखता है कि लड़की को ये कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर वो मान लेती है कि ये बैटल उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और युनसुंग को थैंक्स कहती है। युनसुंग बहुत सरप्राइज होता है और तुरंत कहता है कि उसे थैंक करने की जरूरत नहीं। अंसोल फिर भी अपोलोजाइज करती है और मानती है कि एग्जाम शुरू होने से पहले उसकी रूडनेस अननेसेसरी थी। जहक भी कहता है कि उसकी सिस्टर थोड़ी हार्श जरूर है, लेकिन बुरी नहीं। इस बैटल से अंसोल रियलाइज करती है कि दुनिया बहुत बड़ी और अनप्रेडिक्टेबल है। जहक युनसुंग को जीत और एग्जाम पास करने की बधाई देता है और उसका हाथ शेक करता है। फिर जहक युनसुंग को घर तक ड्रॉप करने की ऑफर करता है, लेकिन वो जहक को धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने ऑलरेडी कोई और राइड अरेंज कर ली है। फिर जहक वहां से चले जाता है। उसी टाइम कोच किम युनसुंग के पास आता है और युनसुंग उससे आराम से कहता है कि वो उसे घर छोड़ दे। किम इतना डेयरिंग डिमांड एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो इतने देर से सिर्फ बात करने के लिए वेट कर रहा होता। युनसुंग हंसते हुए कहता है कि बदले में वो उसका नाम एकेडमी के फ्लायर पर डाल दे, क्योंकि उसने एग्जाम इतने ब्रिलियंट तरीके से पास किया है। कोच युनसुंग का ऑफर मान लेता है, क्योंकि उसे क्लियरली दिखता है कि इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। फिर कोच युनसुंग को मिनी वैन में जाने के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद वो दोनों मिनी वैन में बैठकर वहां से निकलते हैं। युनसुंग मिनी वैन में बैठते ही तुरंत अपना मेल चेक करना शुरू करता है। उसे कोऑपरेशन के लिए कई प्रपोजल्स मिलते हैं। उन्हीं में से एक नाम देखकर उसका कोच हैरान रह जाता है, FF4T कंपनी। FF4T एक एलीट नेशनल हंटिंग टीम होती है, जहां सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहुंचते हैं। 8 महीने पहले तक मेन कैरेक्टर हंटर बनने का सपना भी नहीं देख सकता था, और आज टॉप टीम्स खुद उसे बुलाने की कोशिश कर रही होती हैं। कोच उससे पूछता है कि क्या उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि किस टीम को चुनना है। तभी मेन कैरेक्टर को समझ आता है कि ये ट्रिप कोच के साथ कोई ऑर्डिनरी ट्रिप नहीं है। युनसुंग सीधा पूछता है कि क्या उस दिन कोच ने डील ऑन ऑफर करके उसे टेस्ट किया था। कोच किम मान लेता है और कहता है कि उसके लिए सिर्फ शारीरिक गुण ही नहीं, बल्कि मानव मूल्यों को समझना भी जरूरी था। फिर किम उससे पूछता है कि क्या उसने कभी शिकारियों के बीच पवित्रता और कोर का कंसेप्ट सुना है, और यहीं से सब बदल जाता है। एक स्पेशल लेबोरेटरी में युनसुंग को एक फ्लास्क में स्पेशल इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर नोट करता है कि 40% अब्जॉर्प्शन हो चुका है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट है, अब नेक्स्ट शुरू होना चाहिए। डॉक्टर दंग रह जाता है, अब्जॉर्प्शन का लेवल अनबिलीवेबल होता है। उसी समय कोच किम को कुछ देर पहले हुई कॉन्वर्सेशन याद आती है। कोच किम समझाता है कि कोर असल में एनर्जी होती है, जो प्रोफेशनल हंटर बनने के बाद बॉडी को एनहांस करने के लिए इंजेक्ट की जाती है।
और प्यूरिटी वो स्टेट है जहां किसी भी कोर को इंजेक्ट नहीं किया जाता। इसके दो तरीके होते हैं, या तो रेयर इंग्रेडिएंट्स खरीदकर न्यूक्लियस बॉडी में इम्प्लांट कराओ, या फिर एक्सपीरियंस्ड हंटर्स अपनी स्ट्रेंथ किसी और को मार्शल आर्ट्स की तरह ट्रांसफर करें। युनसुंग नोटिस करता है कि उसे मिले प्रपोजल्स इसी इंप्रूवमेंट से जुड़े होते हैं, लेकिन पहला मेथड बेहद रिसोर्स इंटेंसिव और एक्सपेंसिव होता है। न्यू हंटर्स इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इसीलिए वो डील्स एक्सेप्ट करते हैं और सालों तक काम करते हैं। कोच किम की कहानी भी सामने आती है। ठीक 13 साल पहले वो भी युनसुंग की तरह बेस्ट कैंडिडेट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनने की राह पर होता है, लेकिन पॉइजन उसका सब कुछ तोड़ देता है। इलाज देर से होता है, उसका पूरा शरीर तबाह हो जाता है, सिर्फ कोर और एनर्जी बचती है। किम हंटर करियर छोड़ने को मजबूर हो जाता है। पैसा होता है, जिंदगी चल जाती है, पर उसका सपना अधूरा रह जाता है। अब वो चाहता है कि कोई उसका अधूरा काम पूरा करे। यहीं पर खुलासा होता है, कोच किम अपना कोर युनसुंग को देना चाहता है। मेन कैरेक्टर हैरान रह जाता है। अब प्रेजेंट में प्रोसीजर क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचता है। डॉक्टर किम को कहता है कि अब्जॉर्प्शन 74% है। किम को हैरानी नहीं होती कि यूज्ड कोर का एवरेज अब्जॉर्प्शन सिर्फ 60% होता है, मगर डॉक्टर बताता है कि ये दूसरा इंजेक्शन, दूसरा कोर एनर्जी है जो डॉक्टर ने अपनी पर्सनल मनी से खरीदा था। कोच के पूछने पर डॉक्टर बताता है कि उसने सेकंड कोर एनर्जी युनसुंग को टेस्ट करने के लिए इंजेक्ट की थी, क्योंकि अगर रॉ कोर एनर्जी 20% से कम होती तो वो युनसुंग को किम की कोर नहीं देता। अब युनसुंग के बॉडी पर 2 कोर एनर्जी मौजूद है, तभी युनसुंग की अब्जॉर्प्शन रेट 64% से बढ़ती है, फिर 100% तक पहुंच जाती है। किम युनसुंग से पूछता है कि वो कैसा फील हो रहा है, कोई पेन है या कोई साइड इफेक्ट है। युनसुंग जवाब देता है कि सब ठीक है, बस थोड़ी हेवीनेस है। उसे बताया जाता है कि हेवीनेस खत्म होते ही अगला स्टेज शुरू होगा। टोटल 1500 कोर एनर्जी में युनसुंग 1300 कोर एनर्जी अब्सॉर्ब कर चुका होता है। डॉक्टर युनसुंग से रिलैक्स होने को कहता है। युनसुंग डॉक्टर और कोच को इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स कहता है। कोच किम मुस्कुराता है और कहता है कि जब तक वो ग्रेट हंटर नहीं बन जाता, तब तक वो उसे ट्रेन करना बंद नहीं करेगा। अचानक एक लाउड सायरन बज उठता है और सिटी में एक नई फ्रैक्चर इमर्ज हो जाती है। बस पर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सारे अवेलेबल हंटर्स को बुलाया जाता है। युनसुंग भी उनके साथ बस के अंदर अपना फोन चलाते हुए बैठा होता है। एक हंटर नोटिस करता है कि ये वही पॉपुलर लड़का है जिसने एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लिया था, और ये भी नोटिस करता है कि उसके कपड़ेडों पर किसी टीम या कंपनी का एम्बलम नहीं होता है। उन्हें में ये मजाकिया लगता है और डिसाइड करते हैं कि अगर सच में ऐसा है तो क्यों ना वो वेटरन होकर उसे कुछ एडवाइस दे। तभी अचानक फोन से अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि फ्रैक्चर के पास मौजूद मॉन्स्टर की जानकारी मिल चुकी है। वो मॉन्स्टर ग्रे एंट होता है। युनसुंग ध्यान से ये इंफॉर्मेशन सुनता है और समझ जाता है कि हंट का मेन गोल एंट को खोजना होगा। कहानी कुछ घंटे पहले के उस सीन पर लौटती है, जहां क्लिनिक में कोच के पूछने पर युनसुंग जवाब देता है कि उसे पावरफुल फील हो रहा है, लेकिन साथ ही उसकी बॉडी थोड़ी हेवी भी लग रही है। कोच किम समझाता है कि कोर एनर्जी से आने वाला ये डिस्कम्फर्ट तभी कम होगा जब वो अपनी पावर बार बार यूज करेगा। अब बस में बैठा युनसुंग वही बात याद करते हुए सोचता है कि सच में उसे अपनी स्ट्रेंथ बार बार यूज करनी होगी, और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो एक बार अपना फुल पावर इस्तेमाल करके देखे। पोर्टल से निकले रूथलेस हैंड्स पूरी एरिया पर कब्जा कर लेते हैं। हंटर्स चिल्लाते हैं कि सब बैटल के लिए तैयार हो जाए। एक हंटर युनसुंग को इक्विपमेंट पकड़ते देख गुस्से से भर जाता है और मन ही मन सवाल करता है कि आखिर मेन कैरेक्टर इतना कंफ्यूज्ड क्यों दिख रहा है। वो चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या युनसुंग ने एनर्जी कोर इंजेक्शन लिया भी है, और क्या उसे एनर्जी कोर यूज करना आता भी है। उसका मॉरल अटैक यही नहीं रुकता। वो पूछता है कि क्या युनसुंग ने कभी ऑरा का इस्तेमाल किया है, और फिर तंज कसते हुए कहता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो कम से कम कोई अच्छा वेपन ही उठा ले। युनसुंग शांत रहकर जवाब देता है कि उसने कभी ऑरा यूज नहीं किया और उसे लगता है कि उसे वेपन की जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर वो हंटर कुछ पल के लिए शॉक में रह जाता है। जब युनसुंग स्टार्टिंग पोजीशन लेने लगता है तो दूसरा हंटर समझ ही नहीं पाता कि वो आखिर करने क्या जा रहा है। फिर युनसुंग पूरा झुक जाता है और खुद को यूसेन बोल्ट जैसा फील करने लगता है। वो ऑटो हंट बटन एक्टिवेट करता है और अपने पैरों को हल्की ऑरा से कवर कर लेता है। ऑटो हंट की मदद से उसे एहसास होता है कि इन एंट्स के खिलाफ उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है। बिना हिचकिचाए वो सीधा एंट्स की ओर बिजली सी स्पीड से चार्ज करता है।
बाकी हंटर्स हक्का बक्का रह जाते हैं और बस यही कहते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है, साथ ही रीइंफोर्समेंट तैयार करने का आदेश चिल्लाते हैं। इसी बीच एक एंट मॉन्स्टर युनसुंग पर हमला करता है, मगर वो आसानी से उसे डोज कर लेता है। फिर एंट मॉन्स्टर के आर्म का सहारा लेकर वो एक जोरदार किक सीधा उसके शरीर पर चढ़ देता है। जैसे ही दूसरा एंट सामने आता है, युनसुंग उसका अटैक डोज करके उसके आर्म को पकड़ लेता है और एफर्टलेसली उसे उखाड़ देता है। फिर उसी आर्म से एक भयानक स्ट्राइक मारकर वो एंट का स्कल सीधा छेद देता है। अब और एंट मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन युनसुंग कॉन्फिडेंट और मर्सिलेस होकर उनका सामना करता है। बाकी हंटर्स को ये एब्सोल्यूट मैडनेस लगता है, क्योंकि ये एंट्स तो कम से कम सेकंड लेवल मॉन्स्टर्स थे। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई न्यूकमर इन्हें अकेले मार सकता है। फिर एक हंटर बिनोक्यूलर्स से देखता है और दहशत में चिल्ला उठता है जब वो युनसुंग के सामने सेंचुरियन एंट को खड़ा देखता है। ये पूरे फ्लॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग तीसरे स्तर का मॉन्स्टर था। बाकी एंट सेंटूरियन का सिग्नल पाकर स्क्रिमिश अवॉइड करते हुए सीधे सिटी सेंटर की ओर बढ़ जाते हैं। बाकी हंटर्स अलर्ट हो जाते हैं, जबकि युनसुंग सोचना शुरू करता है कि या तो ये एंट्स जानबूझकर लड़ाई अवॉइड कर रहे हैं या फिर उनका कोई और डेंजरस गोल है। लेकिन जो भी हो, वो साफ समझ जाता है कि उसके सामने सेंचुरियन खड़ा है। वो बिना एक सेकंड गवाए सेंचुरियन के एसिड अटैक को डोज करता है और तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। एक ऊंची जंप लेकर वो एंट के पीछे पहुंचता है और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लेता है ताकि वो पॉइजन न उगल पाए। मॉन्स्टर पूरी ताकत से रेजिस्ट करता है, लेकिन युनसुंग की स्ट्रेंथ इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि अंत में वो सेंचुरियन का सिर फाड़कर अलग कर देता है। पास खड़े हंटर्स के मुंह खुले रह जाते हैं। वे स्टन्ड हैं। उन्होंने ऐसा न कभी देखा था, न कभी सोचा था, खासकर किसी न्यूकमर से। सबके दिमाग में यही बात बैठ जाती है कि जिस लड़के को वो रेकलेस समझते थे, असलियत में वो खुद एक असली मॉन्स्टर बन चुका है। कोई भी यकीन नहीं करता कि युनसुंग ने इतनी इजीली सेंचुरियन एंट का सिर फाड़ दिया। सबके लिए ये नजारा अनबिलीवेबल बन जाता है। तभी लीडर हंटर ये समझाता है कि सेंचुरियन एंट मर चुका है और उसके लीडर के मरने के बाद कॉलोनी के बाकी एंट्स और भी ज्यादा फ्यूरियस हो सकते हैं। कमांड मिलता है कि सारी टीम स्प्लिट हो जाए, स्ट्रेड एंट्स को पकड़े और ये भी कंफर्म करें कि नया लड़का सारा क्रेडिट अकेला ना ले पाए। बाकी हंटर्स ऑर्डिनरी एंट्स से उलझ जाते हैं, जिससे युनसुंग को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। उसे लगने लगता है कि ये सब तो उसके लिए बहुत इजी है। उसका डिस्कम्फर्ट गायब हो जाता है और उसकी एनर्जी का आधा हिस्सा अब भी बचा रहता है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है, जैसे किसी इंसान का बॉडी टूट रहा हो। युनसुंग उस डायरेक्शन में देखता है और शॉक हो जाता है। एक एंट मॉन्स्टर एक हंटर की गर्दन में वैम्पायर की तरह चिपका हुआ होता है। ये नजारा देख युनसुंग सन्न रह जाता है। लीडर पूरी तरह कंफ्यूज्ड रहता है और सोचता है कि ये क्रीचर यहाँ क्या कर रहा है। सामने खड़ी होती है क्वीन एंट, एक 4th लेवल मॉन्स्टर। ब्रॉन्ज हंटर्स वैसे भी लेवल 4 मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए तुरंत रीइंफोर्समेंट्स बुलाने और एरिया छोड़ने का आदेश दिया जाता है। लेकिन क्वीन के पास फंसे हुए हंटर्स को बचाना जरूरी हो जाता है। ऑर्डर्स मिलते ही बैकअप फायरिंग शुरू होती है। फायरिंग की कवर में ट्रैप्ड हंटर्स भागने की कोशिश करते हैं। भागते समय एक हंटर को लगता है कि अब तो मरना तय है, मगर वे किसी तरह क्वीन की रेंज से निकल जाता है। लेकिन मॉन्स्टर आसानी से उसका पीछा करती है और एक शार्प पंच से एक आदमी की चेस्ट आर पार कर देती है। हंटर्स भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि नॉन स्टॉप शूटिंग के बावजूद क्रीचर पर कोई असर नहीं होता। फिर फायरिंग रोकने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि क्वीन मॉन्स्टर एक हंटर की बॉडी को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करने लगती है। फिर वो खून से लथपथ बॉडी बाकी हंटर्स की ओर फेंक देती है और खुद उनकी तरफ बढ़ती है। हंटर्स फिर से फायरिंग शुरू करते हैं, मगर क्वीन एंट आसानी से हंटर्स को स्लॉटर करती हुई सीधा लीडर की ओर बढ़ जाती है। लीडर को लगने लगता है कि अब उसकी मौत तय है। उसी समय युनसुंग हेल्प की कॉल पर दौड़कर पहुंचता है और एक पावरफुल किक से क्वीन एंट पर हमला करता है। उस ब्लो से क्वीन दूर जा गिरती है। वो कैप्टन से पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, और लीडर शॉक और ग्रेटिट्यूड से उसे थैंक करता है। लीडर ये समझ ही नहीं पाता कि युनसुंग अब तक यहां क्यों है। युनसुंग जवाब देता है कि उसने शुरू से ही लीडर के कमांड को इग्नोर किया था और आगे भी इग्नोर करता रहेगा। डिब्री से क्वीन एंट फिर खड़ी हो जाती है। युनसुंग सोचता है कि उसने ऑटो हंट बटन से उसके सिर पर किक किया, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसने आयरन के टुकड़े पर वार किया।
असर बस इतना होता है कि क्वीन और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है। लीडर पूछता है कि क्या वो सच में क्वीन एंट से लड़ने वाला है और युनसुंग पॉजिटिव जवाब देता है। लीडर को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि ये लड़का पागल हो चुका है। लीडर कहता है कि चाहे युनसुंग कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये उसका पहला हंट है और उसे भाग जाना चाहिए। मगर युनसुंग पलटकर पूछता है कि क्या लीडर सच में सोचता है कि मॉन्स्टर उन्हें इतनी इजीली भागने देगा। फिर युनसुंग शांति से घोषणा करता है कि वो क्वीन एंट को रोकने की कोशिश करेगा और बाकी सब एस्केप कर जाएं। वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो इस 4th लेवल मॉन्स्टर को हंट कर ले तो ये सबसे अच्छा आउटकम होगा। कैप्टन की नजरों में अब युनसुंग पूरी तरह मैडमैन बन जाता है, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं बचता। कैप्टन सोचता है कि किसी को तो टाइम बाय करना पड़ेगा और इसलिए वो अपनी टीम को एस्केप का सजेशन देते हुए रीइंफोर्समेंट लाने की बात करता है। इसी बीच क्वीन एंट हंट के लिए तैयार होती है और एक भयानक स्क्रीम छोड़ती है, लेकिन युनसुंग काल्म खड़ा रहता है। वो कॉन्फिडेंट होता है अपनी ताकत पर और बस इंतजार करता है कि क्वीन उसके करीब आए। फिर क्वीन एंट तेजी से आगे बढ़ती है अटैक के लिए और युनसुंग भी काउंटर के लिए फुल रेडी खड़ा होता है। युनसुंग जबरदस्त स्पीड से क्वीन एंट के पहले अटैक को डोज करता है और एक जोरदार काउंटर पंच क्वीन एंट के आर्मर पर मारता है, लेकिन बिल्कुल भी असर नहीं होता। अगली रिटेलिएशन से भी वो किसी तरह बच लेता है, मगर इस बार उसके चेहरे पर हल्की टेंशन साफ झलकने लगती है। क्वीन एंट का किक आते ही युनसुंग अपने शरीर को ढाल बनाकर खुद को बचाता है और सोचता है कि ऑटो हंट को ऑन रखना सही फैसला था, लेकिन अगर कुछ किया नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ जल्द ही खत्म हो जाएगी। तभी क्वीन एंट अगला जंप अटैक करने के लिए हवा में उठती है और उसी पल युनसुंग को एहसास होता है कि यही उसका चांस है। वो लगातार ब्लोज लैंड करता है, मगर क्रीचर हर वार को अब्सॉर्ब कर लेती है। आखिरकार मॉन्स्टर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे दबाने की कोशिश करती है। युनसुंग तेजी से अपर किक मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और फिर एक एल्बो स्ट्राइक से थोड़ी डिस्टेंस बना लेता है। उसकी कोर एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है और मॉन्स्टर का डिफेंस बेहद कठिन लगता है। क्वीन एंट के पेट से निकले हुए हाथ उसे और भी खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं। ऐसे हालात में एक डिसाइसिव ब्लो करना लगभग नामुमकिन लगता है। इधर बैटलफील्ड से ज्यादा दूर नहीं एक टेम्पोररी कैंप बना होता है जहां इंजर्ड लोगों को लाया जा रहा है। हंटर काउंसिल मानता है कि वे रिग्रुप कर चुके हैं, मगर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मदद के लिए कॉल भेजी जा चुकी है, अब बस इंतजार करना है। बाकी हंटर्स सोचते हैं कि यूं बैठे रहना सही नहीं, लेकिन लीडर उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर वे अभी वहां गए तो कैजुअलिटीज और भी बढ़ जाएंगी। बैटलफील्ड में क्वीन एंट अब एरियल एडवांटेज लेने का फैसला करती है। एक पल में युनसुंग समझ जाता है कि अब मॉन्स्टर उसे सीरियसली लेने लगी है। वो बाज की तरह हवा से नीचे झपटती है। युनसुंग किसी तरह बचता है, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर फिर उसकी ओर लाइटनिंग स्पीड से झपकती है। रिफ्लेक्स से युनसुंग उसके दोनों आर्म्स पकड़ लेता है और महसूस करता है कि उड़ने वाले मॉन्स्टर्स सामान्य से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसकी गर्दन कभी भी टूट सकती है। क्वीन एंट पूरी एरियल एबिलिटी का फायदा उठाकर उसे लगातार परेशान करती है। युनसुंग इरिटेट हो उठता है और सर्वाइवल के लिए सिर्फ ऑटो हंट पर भरोसा करता है। क्रीचर बेहद डेक्स्ट्रस है और उससे भागना बेकार है। तभी उसकी आंखों के सामने ऑटो हंट में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। मोड बदलने के लिए उसे सिर्फ ब्लिंक करना है। मॉन्स्टर अगले अटैक के लिए तेजी से बढ़ती है और युनसुंग के पास न चॉइस बचती है न समय। वो ऑटो हंट पर भरोसा करके आंखें झपकाता है। अचानक मोड अटैक मोड में बदल जाता है। उसकी सारी बची हुई एनर्जी एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होने लगती है। दाहिनी हथेली में जबरदस्त एनर्जी इकट्ठा होती है। क्वीन एंट बिल्कुल पास आ चुकी होती है। युनसुंग पूरा बल लगाकर एक तेज वार करता है। एनर्जी ब्लास्ट उसकी गर्दन आर पार चीर देता है। क्रीचर जमीन पर गिरती है और उसके शरीर से जहरीला पॉइजन बहने लगता है। थका हारा युनसुंग वहीं खड़ा सोचता है कि उसने ये सब अकेले कर दिखाया। इस तरह आज का रिकैप यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर तुम लोग आखिर तक वीडियो देख रहे हो तो सच में बहुत बहुत थैंक्स। और हाँ, अगर ये बात हुआ तो स्टिक बताना पार्ट 2 जरूर लाऊं, वरना किसी लॉन्ग रिकैप स्टार्ट कर दूंगा। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो।